पहले बात करते हैं आज न्यूज पंच में आखिरकार जो चुनाव की रणभेरी है, जो बिहार की राजनीति में बच चुकी है, क्या हो रहा है वहां पर, आइए उसे समझते हैं। तो बात करते हैं सीट बंटवारे को लेकर। अभी भी वहां पर जो पेच है वो फंसा हुआ है। महागठबंधन की पटना में आज बड़ी बैठक है और ऐसा माना जा रहा है कि शाम तक सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। तो इनफैक्ट अगर समझें तो रसाकशी का दौर चल रहा है। महागठबंधन में जो 61-71 का फॉर्मूला है उस पर बात नहीं बन पा रही है। बात क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि राहुल गांधी जहां 71 सीटों पर अड़े हैं, वहीं 61 सीटों की बात बाकी जो दल है वो बात कर रहे हैं। अब ऐसे में समझना ये होगा कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो ये रसाकशी जारी है, उसमें कांग्रेस की जो डिमांड है वो 71 सीटों की है, लेकिन 60 सीट कांग्रेस को देने को राजी कौन है? आरजेडी। इसीलिए आरजेडी को हमने देखा कि अभी जब तक सूची भी नहीं आई तो उन्होंने अपने कुछ जो चुनिंदा कैंडिडेट्स है उन्हें सिंबल देना भी शुरू कर दिया। और हाल ही में जो भाकपा माले है उसको 30 सीट की जगह 19 सीटें। अब अगर बात करते हैं मुकेश सहनी, जो कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं इलेक्शन के बाद बड़े पद की, उनकी मांग है कि उन्हें सीएम पद का दावेदार माना जाए। और वहीं आरजेडी ने मुकेश सहनी की मांग पर कहीं ना कहीं सहमति भी जताई है। यानी कई अलग अलग धड़े हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं एक आम सहमति, एक कॉमन फॉर्मूला बनने की, जिससे कि कम से कम पहली सूची तो जारी कर पाए आखिरकार महागठबंधन, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। इसीलिए हम कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के लिए अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि वो दिल्ली आए, राहुल गांधी से मिल नहीं पाए और उन्हें वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन आज कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं? बात करते हैं उन चेहरों की, तो उन चेहरों में सबसे पहले नाम विजय कुमार सिन्हा का था, जो लखीसराय सीट से हैं। दीपू सिंह संदेश की अगर बात किया आरजेडी से, सुरेंद्र कुमार सैनी है। बेगूसराय जंग स्वराज से एक डार्क हॉर्स माना जा रहा है इस बार के चुनावी रण में। वहीं तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से, और इसी राघोपुर सीट से हमने देखा चुनावी बिगुल किसने फूंका? प्रशांत किशोर ने। अब यहां पर दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। वहीं दीपू सिंह को टिकट दिया गया, सुरेंद्र कुमार सैनी है बेगूसराय से, अभिमन्यु कुशवाहा बक्सर। बसपा भी अपने हाथी की उस चाल को कैसे इस बार की चुनावी बिसात पर बिठा पाएगी, ये देखना होगा कि आखिरकार जो बहन जी हैं उनके चुनावी इस बार उतरने की चौसर में अगर वो उतरती हैं तो क्या गणित बिगड़ता है या नहीं। लेकिन चलिए, ये तो हमने बात की, लेकिन आखिरकार जो पहली सूची जारी की गई भाजपा द्वारा, अब उसमें क्या क्या है? 71 प्रत्याशी हैं अगर हम देखें, और इसमें 71 प्रत्याशियों में कई विधायकों के टिकट कटे हैं, कई विधायकों को टिकट दिए गए। दूसरी सूची की अगर बात की, भाजपा ने जो पहली लिस्ट जारी की है, दूसरी सूची की अगर बात की जाए तो आपने भी सूची जारी की, साथ ही साथ अगर हम पार्टी की बात करें तो 6 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी उतारे हैं। अब भाजपा की पहली लिस्ट क्या कहती है कि दोनों डिप्टी सीएम के इसमें नाम है, 13 मंत्रियों को फिर से एक बार मौका दिया गया, यानी कि क्योंकि उन्हें एक बार फिर से उन पर दाव लगाया भाजपा ने। 9 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, महिलाओं को भी तरजीह दी गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आगे ले जाने के लिए, और 10 नए चेहरों पर दाव ठोका है बीजेपी ने। तो क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक होगा इन चुनावों की अगर बात की जाए, और कैसे ये जो नए चेहरे हैं अगर इन पर दारोमदार ज्यादा है तो किस लिहाज से इन्हें मौका दिया जाएगा? तो ये लबोलुबाब भाजपा की जो पहली लिस्ट, 13 मंत्रियों को मौका दिया गया, 10 नए उम्मीदवारों को उतारा गया, 9 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ये लबोलुबाब रहा उन 71 जो सीटें जिसे भाजपा ने जारी किया है। हालांकि जेडीयू ने भी अपनी तरफ से कुछ इंडिपेंडेंट जो अपने कैंडिडेट्स हैं, विधायक हैं, उन्हें सिंबल बांटे हैं, लेकिन वो 10 नए चेहरे वो सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहे जब इस लिस्ट को जारी किया गया। तो इन 10 नए चेहरों को जो मौका दिया गया है, उन्हें भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये 10 जो नए चेहरे हैं वो कहां से उन्हें टिकट दिया गया। और कभी कभी ये भी होता है कि किसी किसी सीट पर फ्रेंडली फाइट होती है। 10 नए चेहरे, दानापुर से राम कृपाल यादव पर भाजपा ने दांव खेला। कुमार विधानसभा सीट से संजय गुप्ता चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। पटना साहब सीट से रत्नेश कुशवाहा इस बार चुनावी मैदान में है। सिवान से बात अगर की जाए तो वहां से मंगल पांडे और नरपतगंज से सेवंती यादव को
उतारा गया है चुनावी मैदान में। सीतामढ़ी सीट, ये तमाम काफी अहम सीटें हैं जो पूरा गणित उलटफेर कर सकती हैं विधानसभा चुनाव का जो बिहार का है। तो सीतामढ़ी सीट से सुनील कुमार पिंटू को, राजनगर सीट से सुजीत पासवान को यहां टिकट दिया गया और औरई सीट से रमा निषाद। वहीं मुंगेर की जो सीट है वहां से कुमार प्रणय को सीट को उतारा गया है और रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद को। लबोलुबाब ये कि महागठबंधन में अभी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि 77 सीटों के आने के बाद जो सीटों का बंटवारा किया गया है, अब इसे लेकर किस तरह से एनडीए में चीजें बदलेंगी ये भी हम देखेंगे। मधुरेश इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। मधुरेश, पहला सवाल ये कि पटना में आज बड़ी बैठक है, क्या कुछ सामने आ सकता है, उसके बाद चलेंगे आगे। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से महागठबंधन में एक तरह की खींचातान की स्थिति बनी हुई है, इसमें आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन जो अभी सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार जो समन्वय था महागठबंधन के दलों के बीच में वो स्थापित हो गया है। सीटों का बंटवारा का जो फॉर्मूला था वो तय हो गया है और इसको लेकर के आज फाइनल बैठक है और इसकी घोषणा जो है वो आज दोपहर बाद कभी भी की जा सकती है। और एक बार अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाता है तो उसके बाद समझा जा रहा है कि कैंडिडेट के नाम भी फाइनलाइज कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब पहले चरण के मतदान के नामांकन के लिए महज 2 दिन बचा हुआ है। 2-3 दिनों में ही उन्हें अपना नामांकन कराना है। ऐसे में प्रत्याशी को भी तैयारी करनी होगी और जो प्रक्रिया है उसके लिए जो पेपर वर्क वगैरह होते हैं वो भी करने होंगे। तो ऐसे में प्रत्याशी भी बेहद जल्दीबाजी में है, जो संभावित प्रत्याशी है वो भी जल्दीबाजी में। दूसरी तरफ कार्यकर्ता जो है वो भी परेशान है। कार्यकर्ता इसलिए परेशान है कि चुनावी बिसात लगभग बीत चुकी है, डेट फाइनल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार होगा जिसके लिए वो प्रचार कर रहे हैं या जिसके लिए वो लोगों के सामने जाकर के वोट मांगेंगे। तो ऐसे में परेशानी उनको भी है। तो अब समझा जा रहा है कि आज जो है वो महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की भी लिस्ट आएगी। दूसरी तरफ एनडीए में भी बताना चाहूंगा कि आज बीजेपी अपना सेकंड लिस्ट जारी कर सकती है कि दोपहर बाद ये लिस्ट भी आने की संभावना है। इसके साथ ही जदयू आज अपना पहला लिस्ट जारी कर रही है और उनके नाम के साथ जिनको इंडिपेंडेंट रूप से अपना सिंबल दिया गया है। इसके साथ ही गुरुवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। समस्तीपुर में उनकी पहली चुनावी सभा होगी। इसके बाद कई और सभाएं वो लगातार करेंगे। जी, राजेश राज भी जुड़ गए। राजेश, हमने देखा कि कल भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। अब ऐसे में जेडीयू ने निश्चित तौर पर कुछ अपने जो विधायक हैं उन्हें पहले ही चुनावी सिंबल बांट दिए। कुछ ऐसा ही आरजेडी ने भी किया। राजनीतिक भाषा में इसे समझने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए हो अथवा जो महागठबंधन, दोनों में चीजें सब कुछ साफ नहीं है। और कई बार ऐसा देखा जाता है राजनीति में कि 1-1-2 होने के बजाय 1-1-11 हो जाते हैं। और तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो सियासी पार्टियां नफा और नुकसान को देखते हुए अंतिम समय में भी कई बार अपने सीटों का बदलाव कर लेती हैं। प्रत्याशी को सिंबल जो है वो कोई पार्टी मान लीजिए जेडीयू देती है, लेकिन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी देती है, या आरजेडी का उम्मीदवार होता है और वो चेहरे जो है वो कांग्रेस के होते हैं। तो इस तरह की बातें जो है सियासत में होती हैं। शायद यही वजह है कि तमाम जो सियासी दल हैं वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और उसे रिजर्व करके रखा जा रहा है ताकि अंतिम क्षण में प्रत्याशियों के नामों में बदलाव किया जा सके, अंतिम क्षण में सीटों की जो संख्या है उसको घटाई बढ़ाई जा सके। और नीतीश कुमार जो है वो बेहद नाराज बताए जा रहे थे। संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जब वो सूची लेकर उनके पास गए तो उन्होंने कई बार उनको डांटने फटकारने का भी काम किया और कई सीटें जो लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे में चली गई थी उस सीटों पर नीतीश कुमार ने बेधड़क सिंबल दे दिया। जैसे रत्नेश सदा सोनबरसा से मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, उनका जो टिकट था वो लोजपा कोटे में चला गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें बुलाकर सीधा सीएम हाउस में सिंबल दे दिया। तो इस तरह की सियासत जो है देखने को मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं, वो दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में हो सकता है कि पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो, जेपी नड्डा या गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो अभी बहुत कुछ पानी जो है गंगा में बहना बाकी है आंचल। और शायद ये वजह है कि सियासत में कहा जाता है कि जब तक आखिरी
जो है मत गिन न लिया जाए और क्रिकेट में आखिरी बॉल नहीं फेंक ली जाए, तब तक सब कुछ संभव है। और खासकर बिहार के पॉलिटिक्स पर तो दुनिया भर के मुल्क के लोगों की नजरें टिकी रहती है कि बिहार में कुछ उलटफेर जो है, बड़ा उलटफेर कभी भी हो सकता है। क्योंकि आपने बड़े उलटफेर का जिक्र किया है, इस पर मधुरेश फैक्ट लेते हैं। मधुरेश, जिस बड़े उलटफेर का जिक्र राजेश कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली और पटना की दूरी बढ़ती जा रही है। जब हम महागठबंधन का जिक्र करते हैं, जन स्वराज किस तरह से जमीनी लेवल पर, क्योंकि आप बिहार में हैं, उभरते हुए देख रहे हैं आम लोगों के बीच? देखिए, जन स्वराज के जो संस्थापक हैं, वो पिछले 2-3 सालों से लगातार जमीनी स्तर पर यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक पकड़ तो जन स्वराज की बनी है, लेकिन एक मोटे तौर पे देखा जाए तो जन स्वराज की जो पकड़ है वो शहरी क्षेत्र में थोड़ी बहुत बनी है, लेकिन ये वोट में कितना कन्वर्ट हो पाता है ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार पॉलिटिकली बहुत अवेयर स्टेट है। यहाँ पर बहुत जल्दी लोग जो हैं वो लिक्विड होकर के बहते नहीं है। ज्यादातर जो वोटर होते हैं वो एक फिक्स पार्टी के वोटर होते हैं, और ऐसे में जन स्वराज के पास में सबसे बड़ी समस्या है कि जो पारंपरिक वोटर हैं उनको तोड़ करके अपने पाले में लाना। हालांकि जो प्रशांत किशोर है उनका कहना है कि जो भाजपा के वोटर है वो भाजपा को वोट करे, जो महागठबंधन के वोटर है वो उनको वोट करे। जो 30% वोट नहीं करते हैं वो उन्हें अपना वोटर के रूप में क्लेम करते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो मतदान होगा उसमें ये 30% वोट जो है वो कट करके उनको कितना मिलता है। उम्मीद करते हैं कि मतदाता मुद्दों पर वोट करेंगे, लेकिन अभी सूची को लेकर तस्वीर बहुत जगह साफ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस पर भी तस्वीर जल्द साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी।